नमस्कार देवियों सज्जनों सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा पॉइंट पर उपस्थित हूँ। अंतरा 12वीं की अंतरा पाठ्य पुस्तक काव्यखंड की बहुत अच्छी कविता 12 मासा के साथ इसके 3 पार्ट्स में 3 वीडियोस के बाद ये अंतिम पार्ट है इसका। इस पाठ का चौथा अंश है ना। इसमें 4 महीनों का वर्णन किया है। तो ये हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना यानी फागुन महीना होता है। चैत्र से नया वर्ष शुरू होता है। तो इसका संदर्भ प्रसंग यही है। पद्मावत से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से संकलित है यह। और राजा रत्नसेन के वियोग में बिछुड़ने के कारण रानी नागमती जो नायिका भी है उसका विरह दर्द का वर्णन किया गया है। और इस अंतिम अंश में फागुन महीने की जो बसंती हवा चल रही है ना, उस हवा के कारण ठंड कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि ठंड उतार पे होती है, जाने वाली होती है, लेकिन जब हवाएं चलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे हड्डी को गला देने वाली ठंड हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो सभी होली खेल रहे हैं, परंतु नायिका नागमती अपने पति के बिछुड़ने के कारण इतना शोक में संतप्त है कि वो बिल्कुल ही उसकी स्थिति, होली में सभी खेल रहे हैं, नाच गा रहे हैं, रंग एक अबीर गुलाल लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में नायिका और ज़्यादा संतप्त हो रही है और इतनी बिल्कुल झुलस सी गई है कि उसको लगता है कि अब बस वो भस्मीभूत हो गई है। तो कम से कम उसके भस्म को, उसके शरीर की राख को रास्ते पर फेंक दिया जाए। पवन यानी हवा फेंक दे, जहाँ पर उसका पति वापस आए, उसके पैर पड़े तो भी उसका जीवन धन्य हो जाए। इतना नैसर्गिक प्रेम और नैसर्गिक प्रेम की जो विरह वेदना है इस अंतिम अंश में उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या: फागुन पवन झकोरे बहा, है ना। वसंत, फागुन महीने में वसंती हवा जो चलती है तो वो बिल्कुल झोंके के साथ बहती है। और चौगुन सीयूं जाई किमी सहा, और ऐसे में 4 गुना अधिक ठंड बढ़ जाती है जो बिल्कुल असहनीय होती है। उसको सहना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ती है। तन जस पियर पात भा मोरा, और ये पतझड़ का भी एक तरह से सीजन होता है। नए पत्ते आ रहे होते हैं, पुराने झड़ रहे होते हैं, तो पीले पड़ के जब पुराने पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से तो पीले पड़ के, सूख करके से कुंभला करके झड़ते हैं। नायिका नागमती की भी स्थिति ऐसी ही हो गई है। यहाँ उपमा अलंकार है, तन जस पियर पात भा मोरा, जैसे वो पीले पत्ते के समान मेरा शरीर हो गया है, कमजोर हो गया है, पीला पड़ गया है शरीर। बिरह न सह रहे पवन होई झोरा, है ना। और इतनी विरह, और ऐसे में पवन का हवा का झोंके के साथ चलना उस विरह की आग को और कई गुना बढ़ा देना है। और तरिवर झरे झरे बन ढाखा, है ना। तरवर यानी कि पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ते हैं और ढाक वगैरह सब झड़ जाते हैं। भई अनपत्त फूल कर शाखा, और अनपत्त पत्रहीन शाखाएं पत्रहीन हो जाती हैं। नए कोमल पत्ते आते हैं, तभी आते हैं जब एक बार पत्ते शाखाएं पत्रहीन हो जाएं। तो ये नायिका की स्थिति हो गई है। वो सब तरह से विराहाग्नि से जल सी गई है। लेकिन करिन बनाफति किन्न हुलासु, और वनस्पतियां जो हैं वो खिल रही हैं, उनमें नए नए फूल आ रहे हैं उनमें। और लेकिन ऐसी स्थिति में जब वनस्पतियां फल फूल रही हैं, वसंती स्थिति में बाहर की स्थिति बन रही है, उस वैसी स्थिति में मेरा शरीर, नागमती का शरीर पीले पत्तों के समान पीला पड़ गया है। और उसके लिए वो कहती है, मोकह भाजग दून उदासु, और मेरा तो ये दुर्भाग्य है, ऐसा अभागापन है,
कि उदासी जो है कई गुना बढ़ गई है, 2 गुना बढ़ गई है। ऐसे में फाग करई सब चांचरी जोरी। चाचरी चरचरी एक प्रकार का खेल होता है जो ब्रज आदि इलाकों में, भारतवर्ष में होली के समय पर उस खेल को खेला जाता है, वो खेल खेलते हैं लोग। ऐसे में नर नारी सब लोग नाच गा रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं, होली के उल्लास में डूब रहे हैं। ऐसी स्थिति में मोय जिए जाए दिन है जसी होरी। और ये होली जो आई है वो होली की आग में, होली जलती है ना, होली का दहन करते हैं, तो वो होली उस नायिका नागमती के लिए होलिका दहन के समान है, जो उसको जला रही है, उसकी अग्नि को प्रज्वलित करके उसको भस्मीसात करना चाहती है। जो पे पियहि जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा। इस स्थिति में भी, इस विरह की स्थिति में, इतनी जलन में, इतनी पीड़ा में भी अगर वो आ जाएं, पति एक बार आ जाएं, प्रियतम एक बार आ जाएं, तो जल करके मर जाने में भी मुझे कोई दोष नजर नहीं आता है। मैं अपने आप को धन्य समझूंगी कि इस विरहाग्नि में अगर जल करके मैं मर भी जाऊं तो। राति हूँ देवस ही है मन मोरे, लागों कंत छार ज्यों तोरे। है ना, रात दिन। अब तो नायिका की स्थिति इतनी क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है, इतनी चरम पर पहुंच गई है कि वो कहती है कि रात और दिन सब मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है कि आप कंत यानी कि आप प्रियतम नायक मेरे पति आए और उन पर मैं वारी जाऊं, अपना ये भस्म विरहाग्नि में जले हुए शरीर की राख उन पर वार जाऊं। और दोहा में कहा गया है, यह तन जारों छार के कहों कि पवन उड़ाऊ। अब वो पवन से, हवा से निवेदन करती है कि हे पवन देव, आप मेरे इस विरहाग्नि में भस्मीभूत शरीर की राख को आप उस रास्ते पर डाल दो, मकू मुझे उस रास्ते पर डाल दो। तेहि मार्ग होई परों कंत धरे जह पाऊं। जहाँ पर कंत यानी कि मेरे पति कभी आएंगे, पांव रखेंगे उस राख पर, तो मेरा जीवन, मेरा जीना धन्य हो जाएगा, मेरा विरह की आग में जलकर मरना भी धन्य हो जाएगा। ये नैसर्गिक प्रेम का उद्गार व्यक्त करती हुई है नायिका नागमती का जो विरह का ये वर्णन, अतिशय मार्मिक और सूफियाना प्रेम का अनुपम उदाहरण। इस व्याख्या से आप देखेंगे, इसमें कुछ एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं। ये वृक्षों की पत्तियां तथा वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं? है ना, वनस्पतियां और पत्ते झड़ते हैं ना पतझड़ में, तो वो फागुन का ही महीना होता है। फागुन में, वसंत में एक तरफ तो पत्ते झड़ रहे होते हैं, कुछ पेड़ों के बाद में झड़ते हैं, कुछ देर से, कुछ के पहले झड़ जाते हैं, तो पहले पत्ते आ भी जाते हैं, तो ये महीना होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं एक प्रश्न आपको जो इम्पोर्टेंट है बहुत, उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत आसान से प्रश्न होते हैं। व्याख्या को अगर आपने सही से समझ लिया, लाइन बाय लाइन चीज़ों को, बातों को, तथ्यों को समझ लिया, तो प्रश्नों के, किसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बड़ी आसानी होगी। और जब आप व्याख्या लिखें तो इसी तरह से लिखें। किसी एक अंश की व्याख्या पूछते हैं तो संदर्भ, प्रसंग, प्रतिपाद्य, व्याख्या, काव्य सौंदर्य। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य चारों अंशों का एक जैसा है लगभग। तत्सम तद्भव युक्त ठेठ अवधि भाषा है इस अंतिम अंश में भी। सभी अंशों में फारसी की मसनवी शैली, जो मशहूर सूफी संत फकीरों की शैली है, वो शैली का प्रयोग हुआ है। निरंतर चलने वाली कथा है, कभी रुकती नहीं है, किसी अध्याय या सर्गों में विभाजित नहीं है। दोहा, चौपाई, दोहा, कड़वक छंद है, दो छंद हैं और गीति युक्त है। ये गाने की स्थिति इसमें बहुत अच्छी है, गेयता मौजूद है। अलंकार देखें तो अनुप्रास, दृष्टांत, पुनरुक्ति, प्रकाश, है ना, ये सब अलंकार हैं। उपमा अलंकार भी है। वियोग श्रृंगार रस का ये अनुपम कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है भक्ति काल की।
प्राचीन काव्य सेगमेंट में। माधुर्य गुण संपन्न है, लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का बहुत ही धारदार प्रयोग किया गया है इन अंशों में, खास करके अंतिम अंश में। धन्यवाद आप सबका जिन्होंने अब तक चैनल को, वीडियो को देखा है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।